हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक सर आज अपने 12th क्लास के बच्चों के लिए एक बार फिर से उनके लिए कुछ हेल्पफुल पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग जो है कुछ नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या है कि हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया है। मैंने देखा कि जो खास करके 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं और उनका जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो उस बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, 12th का सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड या किसी स्टेट का भी हो, उसमें बायोलॉजी में जो चैप्टर 8 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ की बातें होती हैं, तो उन सारी चीज़ों की बातें होती हैं। तो मेरे पास कुछ ऐसे ही चार्ट्स बने पड़े हैं, तो मैंने सोचा कि उसको मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा दूं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। और सब्जेक्टिव वगैरह भी अगर आप बनाते हैं ना, तो उसमें भी आपको मदद करेगा ये। ठीक है, तो मैं क्लास 12th के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 8 से कुछ बताने जा रहा हूं। जरा उसको ध्यान से आप देखेंगे, उसको ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बात पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो यहां से देखिएगा क्या आप, जैसे यहां से हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। यहां से पॉइंट मेंशन कर लिया जाए। चलिए यहां से देखिए, ये है आपका चैप्टर नंबर 8। ठीक है ना, ये क्या है भाई, चैप्टर नंबर 8 है। और इस चैप्टर नंबर 8 से आपको कुछ पॉइंट आपको बताना है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 8 है, यहां पर ध्यान दे लीजिएगा। चैप्टर नंबर 8 से मैं बताऊंगा आपको चैप्टर 8 से बातें। ठीक है, और चैप्टर 8 से ही शुरुआत अगर हम करें तो थोड़ा यहाँ से देख लीजिए। चैप्टर 1 जो ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ है। चैप्टर 8 हम यहाँ बता ही देते हैं, चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है, चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये हमारा चैप्टर है। क्या चैप्टर है भाई, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये हमारे चैप्टर का नाम है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ये हमारा चैप्टर है। और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट डेफिनेशन आता है, फर्स्ट जो डेफिनेशन आता है कि हेल्थ क्या होता है, तो कहते हैं कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल ही हमारा हेल्थ का डेफिनेशन होगा। नॉर्मली वैसे तो बहुत सारी बातें होती हैं, बट हेल्थ को लेकर एक छोटा सा डेफिनेशन हम लोगों को करना होगा आपको याद करने के लिए। स्टेट ऑफ कंप्लीट मतलब स्टेट का अर्थ होता है कंडीशन, है ना, स्थिति। तो किसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति जो पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से वो ठीक है, तो उसको हम लोग हेल्थ का डेफिनेशन के रखते हैं। ठीक है, हेल्थ का डेफिनेशन याद रखते हैं। फिर उसके बाद हेल्थ के साथ साथ दूसरा वर्ड आता है डिजीज। डिजीज का मतलब क्या होता है भाई, तो डिजीज का मतलब एनी डिसफंक्शन ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि बॉडी के किसी ऑर्गन का ठीक से काम नहीं करने की जो स्थिति है, वो डिजीज के केस में आती है। मैं पहले ही बता रखा हूं कि आपको मैं पूरे चैप्टर्स नहीं कराने जा रहा, मैं आपको बस इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर 8 का एक चार्ट वाइज स्टडी है आपका। ठीक है ना, एक चार्ट वाइज स्टडी है और बड़े अच्छे से इस चार्ट वाइज स्टडी को आप कर पाओगे। चार्ट वाइज स्टडी है आपका। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करिए। ठीक है, चलिए यहां से हम लोग आते हैं आगे के पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो यहां से कंसर्निंग हम लोग करते हैं, और अगला जो हमारा पॉइंट आता है यहां से आप देखते चलिएगा। कहता है कि भाई ह्यूमन डिजीज क्या है, ह्यूमन डिजीज से बातें होंगी यहाँ पर कि ह्यूमन डिजीज क्या होता है। ह्यूमन डिजीज को लेकर समझेंगे, ह्यूमन डिजीज का डेफिनेशन भी देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप चलिए तो यहां से ह्यूमन डिजीज को दो भागों में यहां बांटना है। ह्यूमन डिजीज को यहां पर हम लोग दो भागों में बांट के चल रहे हैं। सबसे पहले दे रहा है ये वाला कॉन्जेनाइटल डिजीज, और एक होता है एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड डिजीज, कहता है कि कॉन्जेनाइटल डिजीज क्या होता है, कहता है कि ऐसा डिजीज जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ना, ऐसा डिजीज जो जन्म से ही, है ना, आ रहा है, यानी कि ऐसी बीमारी जो माता पिता से, उनके पूर्वजों से उन बच्चों में अगर आता है, तो ऐसे हम लोग डिजीज को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं। ऐसा बीमारी जो उनके फैमिली से उनको मिल रहा है, कॉन्जेनाइटल, है ना। ऐसे ही डिजीज को हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, अनुवांशिक रोग को भी इसको नाम दिया जाता है। ठीक है,
और एक्वायर्ड डिजीज का अर्थ हो गया ऐसा रोग जो उपार्जित हो, यानी जन्म लेने के बाद से हो। जन्म लेने के बाद जो बीमारी किसी वजह से हो जाता है, तो जन्म लेने के बाद आफ्टर बर्थ ये डिजीज क्रिएट होता है, ठीक है। और ऐसे डिजीज को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला पार्ट आ जाता है कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा पार्ट आ जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, ऐसे पार्ट के रूप में हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है ना। तो इसको लेकर हम लोग चलेंगे। ओके, अब आगे आइए, यहां पर हम बताने जा रहे हैं पहले कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज को हम लोग एक और नाम देते हैं, कहते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, नाम देते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज यानी संक्रमण से जो रोग फैलता है, यानी सूक्ष्म जीव से जो रोग फैलता है। और उसी तरह इसका एक और नाम हो जाता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, है ना। जो डिजीज इन्फेक्शन से नहीं फैलता है, संक्रमण से नहीं फैलता है, हम उसकी बात करते हैं। और तो दो तरह से, एक जो किसी सूक्ष्म जीव कीटाणु से फैलता हो, एक जो किसी सूक्ष्म जीव यानी कीटाणु से नहीं फैलता हो, ठीक है ना। तो इन्फेक्शियस डिजीज को दो नामों से जाना गया, इन्फेक्शियस और साथ में एक और नाम हो गया कम्युनिकेबल। उसी तरह नॉन इन्फेक्शियस एक नाम तो ये हो गया, दूसरा नाम हो गया नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। हम इसको देखते हैं। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद हम बात करते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज को दो भागों में यहाँ हम बांट रहे हैं। एक आ जाता है कॉन्टाजियस, है ना, और एक आ जाता है नॉन कॉन्टाजियस, ठीक है। कॉन्टाजियस और नॉन कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस का मतलब होता है कि ऐसा रोग जो फैलता है डायरेक्ट कांटेक्ट से। ध्यान दीजिएगा, ऐसा रोग जो डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, जैसे कि एक व्यक्ति को बीमारी है, उसको छूने से किसी दूसरे व्यक्ति को बीमारी हो जाए, या फिर अगर मान लेते हैं कि अगर कोई कीटाणु इस पेन में चिपका हुआ है, मैं इसको छू रहा हूं तो डायरेक्ट मैं इसके कांटेक्ट में आता हूं, तो किसी के संपर्क में सीधे तौर पे आ जाने की वजह से ये बीमारियां होती हैं, किसी के डायरेक्ट संपर्क में आने की वजह से, ठीक है। तो हम लोग ऐसे डिजीज को कॉन्टाजियस डिजीज के नाम से जानते हैं। और दूसरा आ जाता है यहाँ पर नॉन कॉन्टाजियस डिजीज, जो कहता है थ्रू कॉजेटिव एजेंट, जो किसी ना किसी एजेंट के थ्रू फैलता है, जैसे किसी मक्खी के द्वारा, मच्छर के द्वारा, है ना, किसी जीव के द्वारा, किसी प्लांट के द्वारा, किसी ना किसी के थ्रू, यानी किसी एजेंट के थ्रू जब कोई डिजीज होता है तो हम लोग उसको नॉन कंटाजियस रखते हैं, ठीक है। जो बिना किसी एजेंट का हो, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता हो पैथोजन के, उससे हो जाता है कंटाजियस, और जो किसी एजेंट के थ्रू डिजीज फैले उसको नॉन कंटाजियस के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं पॉइंट में, ध्यान देंगे आप, फिर यहाँ आते हैं पॉइंट में कि हमारे पास नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की बात आ रही है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है? तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो है डेफिशिएंसी बेस्ड डिजीज है, डीजनरेटिव डिजीज है, एलर्जिक है, कैंसर है, मेंटल डिजीज के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो चलिए यहां से हम देखना शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए यहां पर समझिए तो बात को। यहां देखिए, एक ऐसी डिजीज जो किसी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है, जैसे किसी विटामिन की वजह से कोई अगर रोग हो, जैसे कोई मिनरल के वजह से कोई रोग हो, ठीक है ना, तो वैसे डिजीज को हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज के नाम से जानते हैं। फिर आ जाता है जैसे डीजनरेटिव, अगर बॉडी के किसी सेल में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, वो डीजनरेट कर जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ऐसे डिजीज को हम लोग डीजनरेटिव डिजीज के नाम से जानते हैं। फिर आता है एलर्जी। एलर्जी तो आप जानते ही हो, एलर्जी, है ना, किसी वस्तु के प्रति, किसी चीज के प्रति अगर किसी की बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, ध्यान रखना, किसी चीज के प्रति अगर किसी की बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो उस सेंसिटिविटी के वजह से जो रोग उत्पन्न होता है, जो डिजीज क्रिएट होता है, उसको हम लोग एलर्जिक डिजीज के नाम से जानते हैं। फिर होता है कैंसर। कैंसर तो आप जानते ही हो कि बॉडी के अंदर किसी न किसी वजह से अगर किसी ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लगे, अनकंट्रोल सेल का डिवीजन होने लगे, तो उसी कंडीशन को हम लोग कैंसर कहते हैं। डिटेल में आप चैप्टर्स में पढ़िए। और एक आ जाता है मेंटल डिजीज। मेंटल मतलब मानसिक रूप से कोई मानसिक बीमारी अगर हो जाती है तो उसकी वजह से, ठीक है ना। तो ये 5 तरह के आपको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। अब चलिए यहां पर हम थोड़ा सा एक बार और एक चार्ट बनाकर पढ़ने जा रहे हैं, और उस चार्ट में आप देखोगे क्या कि हम बात करेंगे
कि भाई कम्युनिकेबल डिजीज के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। कम्युनिकेबल यानी कि संक्रमण डिजीज, यानी कि एक से दूसरे को फैलने वाला डिजीज। जब भी कोई रोग एक से दूसरे में जाता है तो ऐसे रोग को हम लोग कम्युनिकेबल यानी संक्रमण रोग यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज के नाम से जानते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इन्फेक्शियस डिजीज है तो इन्फेक्शियस डिजीज किसी न किसी पैथोजन के ही वजह से होगी, और पैथोजन के वजह से अगर कोई डिजीज होती है तो जैसे पैथोजन होगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर एक वर्ड है फंगल डिजीज, यहाँ एक वर्ड है बैक्टीरियल डिजीज, है ना, यहाँ एक वर्ड है वायरल डिजीज, और साथ साथ एक और यहाँ चार्ट के फॉर्म में दिया गया है प्रोटोजोअन डिजीज, है ना। ये 4 तरह के पैथोजन की यहाँ हम बात करने जा रहे हैं। ये 4 टाइप्स ऑफ पैथोजन हो गए, और इसी 4 टाइप्स के पैथोजन से कौन कौन डिजीज होते हैं वो आपको लर्न करना होगा, याद करना होगा, ठीक है। जैसे पहला ही याद कर लेते हैं, फंगस से होने वाला सबसे कॉमन रोग है, सबसे कॉमन डिजीज है रिंगवॉर्म। चार्ट वाइज है, इसको याद कर लीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद होगा, चार्ट वाइज है ना, ठीक है ना। तो फंगस से होने वाला एक डिजीज हो गया रिंगवॉर्म, तो रिंगवॉर्म आप याद कर लीजिएगा, बहुत आसान आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आइए आप बैक्टीरिया से होने वाला, तो बैक्टीरिया से होने वाले जो जो बीमारियां हैं, डिजीज है, हम उनकी यहां बात कर लेते हैं। तो पहला हो गया टाइफाइड, अच्छे से याद करेंगे, न्यूमोनिया, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, ठीक है। ये 4 तरह के डिजीज, ये 4 तरह के रोग का नाम एग्जाम्पल में आपको बड़ा फायदा करेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए खास करके एमसीक्यू क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। यहां तक कि अगर आप नीट वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं तो वहां भी एमसीक्यू क्वेश्चन की कौन से पैथोजन से कौन सा रोग होगा तो आपके लिए ये फायदेमंद हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहां से हम लोग ये जान लेते हैं कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है, टाइफाइड कौन सा है, निमोनिया कौन सा है, डिप्थीरिया कौन सा है, पर्ट्यूसिस कौन सा है, तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ठीक है। फिर चलिए हम लोग आते हैं वायरल डिजीज के बारे में पढ़ने। तो वायरल डिजीज में भी भाई बातें होती हैं, वायरल डिजीज को भी याद कर लेना है, कौन कौन से वायरल डिजीज है यहाँ पर। तो चलिए फर्स्ट वायरल डिजीज का नाम हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं रेबीज, दूसरे का नाम है डेंगू, तीसरे का नाम है राइंटिस, जिसको कि हम लोग कॉमन कोल्ड के भी नाम से जानते हैं, सर्दी, है ना, और चौथा हो गया यहाँ पे पोलियो। ये 4 तरह के वायरल डिजीज मोस्ट कॉमन डिजीज हैं, ये बीमारियां फैलाती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। देखो इसके अलावे भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि इतना ही होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतने ही लगभग डिजीज के बारे में चार्ट बना के आपको पढ़ना होता है जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इतने की चर्चा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब प्रोटोजोअन डिजीज की हम बात कर ले तो प्रोटोजोआ में भी 4 तरह का डिजीज आता है प्रोटोजोआ के बेस पर, और उस प्रोटोजोआ के बेस पर जो डिजीज आते हैं उसको अगर आप देख लीजिए तो 1 नंबर में हो गया मलेरिया, दूसरे नंबर में हो गया अमीबिक डिसेंट्री, तीसरा नंबर हो गया कालाजार। तो ये 3 जो डिजीज आप चर्चा में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, मलेरिया, अमीबिक डिसेंट्री, कालाजार, ये 3 ऐसी बीमारी है जो प्रोटोजोआ के वजह से होती है। तो ऐसे 4 इन्फेक्शियस रीजन एजेंट, जिसको कि हम फंगस कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं, वायरस कहते हैं, प्रोटोजोआ कहते हैं, और इन चारों से होने वाले मोस्ट कॉमन डिजीज जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, हमने उनके बारे में चार्ट से इसको पढ़ा, ठीक है ना। तो चलिए ये बातें हो गई। तो ये बुआ ये तो हमारे टॉपिक में डिजीज से चर्चा हो गई। अब डिजीज से आगे थोड़ा चलते हैं हम, एक और चार्ट है छोटा सा, उस और चार्ट पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। उस चार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए यहां से तो फिर नई बातें आती हैं। दिस इज कॉल्ड इम्यूनिटी, यहां पर ध्यान देना है इम्यूनिटी क्या होता है, ठीक है। इम्यूनिटी ये रोग निरोधी क्षमता, रोग प्रतिरोधी क्षमता, यानी कि शरीर की वह क्षमता, वह कैपेसिटी जिसके वजह से कोई रोग रुकता है, कोई रोग होने से हमारा शरीर बच जाता है। यानी हमारी बॉडी में ऐसा एक रक्षा तंत्र जो किसी पैथोजेन को, जो किसी कीटाणु को हमारी बॉडी में एंट्री से रोकता है, और रोकने की वजह से हमारी बॉडी सेफ और सुरक्षित रहती है, ठीक है ना। फिर भी जब कभी वो इम्यूनिटी यानी वो कैपेसिटी जब टूटती है, खत्म होती है, कमजोर पड़ती है, तभी हम कोई बीमारी के शिकार होते हैं, ठीक है। अब चलिए ये इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है। तो इम्यूनिटी को डेवलप करने वाली जब बात हो रही है तो 2 तरह की बातें हैं, 2 तरह की बॉडी में इम्यूनिटी है। एक इम्यूनिटी होगी इननेट, दूसरी इम्यूनिटी हो गई एक्वायर्ड।
इननेट इम्यूनिटी का मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ हमारे बॉडी में होती है, जो बाय बर्थ हमारी बॉडी में होती है, ऐसी इम्यूनिटी को हम लोग इननेट इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इननेट इम्यूनिटी के बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ऐसा इम्यूनिटी जो कि हमारे बॉडी में जन्म लेने के बाद समय के अनुसार धीरे धीरे डेवलप होती है, और कई बार है कि जरूरत पड़ने पर डेवलप होती है। ठीक है ना, जरूरत पड़ने पर डेवलप होती है, ऐसे डेवलप नहीं हो रही है। और एक्वायर्ड को भी हम लोग देखें तो दो पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं। एक्वायर्ड को भी देखें तो दो पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं। ठीक है, एक हो गया आपको एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा हो गया पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव जो है वो दो तरह से है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये चार्ट वाइज आपको याद करने के लिए, डिटेल्स आपके चैप्टर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसकी बात होगी, और कृत्रिम रूप से। ठीक है, और दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी, है ना। ये सब का डेफिनेशन आपके बुक में है, आपके नोट्स में है, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी को भी हम लोग दो चार्ट में बनाकर चलते हैं। ठीक है, एक होता है नेचुरल पैसिव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पैसिव। यहाँ भी नेचुरल एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव, तो दो तरह से यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए इससे आगे के टॉपिक में हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलिए यहां से एक बार फिर से आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा फिर से आ जाते हैं। एक पॉइंट है आप ही के चैप्टर में, ठीक है, उस पॉइंट को जरा फिर से ध्यान देंगे। एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहते हैं कि बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो इम्यूनिटी एंटीबॉडी की वजह से डेवलप होती है। तो एंटीबॉडी के बारे में हमें थोड़ा सा जानना ही चाहिए कि एंटीबॉडी क्या होता है। तो बाबू, एंटीबॉडी जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ये बात आप ध्यान जरूर दीजिएगा कि एंटीबॉडी क्या होता है जी, तो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी के सेल्स के द्वारा एक डेवलप किया जाता है, और यही एंटीबॉडी हमारे बॉडी में जब किसी तरह का पैथोजेन, कोई कीटाणु अगर जब प्रवेश करता है, एंट्री करता है, तो उसको रोकने का काम करता है यही एंटीबॉडी। ठीक है ना, तो चलिए उसी की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एंटीबॉडी के बारे में यहाँ नेमिंग है, ये 5 तरह का एंटीबॉडी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, ये 5 तरह का, 5 टाइप्स में, IgM, IgA, IgD, IgE और IgG। ठीक है, यहां पर IG छोटा जो लिखा हुआ छोटा जी, IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, हाँ, ये याद रखना होगा। ठीक है, और यहां पर ये इसका कैरेक्टर वाइज दिया हुआ है कि जब हम ये पढ़ते हैं ना, पेंटामेरिक, डाइमेरिक और मोनोमेरिक, कहता है कि IgM और IgA, IgM पेंटामेरिक है, IgA डाइमेरिक है, IgD, IgE और IgG ये मोनोमेरिक है। एक्चुअली होता क्या है, ये मोनोमेरिक, डाइमेरिक और पेंटामेरिक क्या होता है। तो जब भी आप एंटीबॉडी के स्टडी करोगे ना, तो आपको टॉपिक में मिलेगा, है ना, आपको टॉपिक में मिलेगा, आप नोट्स में ही पढ़ोगे, किताबों में भी पढ़ोगे, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल्स का। और जब ये स्ट्रक्चर सिंगल हो तो इसको कहते हैं मोनोमेरिक, और ऐसा स्ट्रक्चर जब 2 हो तो फिर कहते हैं डाइमेट्रिक, और फिर 2 की जगह 5 हो तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं पेंटामेरिक। ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, अब चलिए, अब हमारे पास अगला टॉपिक फिर से है, यहां पर देखते हैं अगले टॉपिक को अकॉर्डिंग कलर बदल देते हैं। फिर आ जाता है हमारा टॉपिक लिम्फॉइड ऑर्गन्स। हमारे बॉडी में लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। ये लिम्फॉइड ऑर्गन 2 तरह के होते हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ना है सिलेबस में। पहला है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ये याद कर लेना, जिसका एग्जांपल हो गया बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो, थाइमस। बोन मैरो समझते हो ना, कि बोन के अंदर, हड्डी के अंदर एक चिपचिपा सा मोम जैसा, है ना, एक पदार्थ होता है सेमी सॉलिड टाइप का, जो ब्लड बनाने में भी मदद करता है। हमारे बॉडी का ब्लड वही बनाता है। ठीक है, उसी को बोन मैरो कहते हैं। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का एग्जाम्पल हो गया बोन मैरो और थाइमस। ये MCQ में पूछता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा आइए,
दूसरे पर आते हैं यहाँ पर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। इसमें लिम्फ नोड्स हैं, स्प्लीन है, टॉन्सिल्स है, ये 3 ऐसे हैं जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन एमसीक्यू में पूछता है ये, ठीक है। ये सारे लिम्फ का फॉर्मेशन करते हैं। लिम्फ भी हम लोग के बॉडी में एक द्रव, लगभग हल्का पीला रंग का एक द्रव पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करने में मदद करता है, ठीक है। इसलिए इसी टॉपिक के अंतर्गत इसको हम लोग पढ़ते हैं। उसके अलावा माल्ट एक वर्ड आता है यहाँ पर, ध्यान देंगे हम लोग। माल्ट शब्द आ रहा है, माल्ट, MALT। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, माल्ट, ये भी इम्यूनिटी में काम आता है, ठीक है। चलिए फिर थोड़ा और आगे हम लोग यहां से चलते हैं, माल्ट से आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहां पर हमारी बातें होंगी इससे। अब कहता है भाई कि वैक्सीन क्या है। वैक्सीन वर्ड पे खूब चर्चा होती है। वैक्सीन को हिंदी में टीका कहते हैं ना, वैक्सीन को हिंदी में क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। तो पूछा जा रहा है यहां पर कि पहला इससे रिलेटेड पॉइंट है कि वैक्सीन क्या है भाई। तो कहता है कि लाइव, लाइव मतलब जीवित, है ना, और कहता है एटीन्यूएटेड मतलब कि वीकेंड यानी कि कमजोर, जिंदा या कमजोर, है ना, क्या, सूक्ष्म जीव, फ्रॉम द होल बॉडी ऑफ माइक्रोब्स। मतलब वैक्सीन एक प्रकार का जिंदा और कमजोर सूक्ष्म जीव होता है। एग्जाम्पल में देख लिया जाए तो MMR, MMR एक ऐसा वैक्सीन है जो कि जिंदा है, कमजोर है। एक दूसरा तरह का वैक्सीन है जो कि किल्ड, है ना, और इनएक्टिव पैथोजन से बनता है या सूक्ष्म जीव से बनता है, माइक्रोब से बनता है, ठीक है। मतलब एक तो लाइव और कमजोर है, दूसरा मरा हुआ कीटाणु लिया जाता है और इनएक्टिव होता है जिसका बॉडी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे पोलियो वैक्सीन, याद कर लीजिए, पर्ट्योसिस वैक्सीन, उसके बाद टाइफाइड वैक्सीन। ये सारे ऐसे वैक्सीन तैयार किए जाते हैं जो किल्ड पैथोजन, किल्ड सूक्ष्म जीव से बनाए जाते हैं, जो कि मरा हुआ सूक्ष्म जीव है, सक्रिय नहीं है, काम के लायक नहीं है, वैसे से बनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है हमारे पास टॉक्सोइड, टॉक्सोइड नाम का, है ना। ये इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन होता है, यानी जहर, एक ऐसा जहर जो कि आपके बॉडी में जाकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, आपको मारेगा नहीं। इनफैक्ट अगर कोई जहर गया है उस बॉडी में तो उसको रोकने के लिए ऐसा वैक्सीन तैयार किया जाता है। प्रोड्यूस फ्रॉम द माइक्रोब्स टू वर्क ऑन द टॉक्सिन, यानी बॉडी में फैलने वाले जहर को रोकने के लिए ये वैक्सीन बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको कहा जाता है टॉक्सोइड। तो ये 3 तरह के वैक्सीन हो गए, आप जरूर से इसको याद करिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा हम लोग और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं और थोड़ी सी बातें और करते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारी एक और बात हो गई यहाँ पर, नाम है, टॉपिक हमारा है एलर्जी। एलर्जी के बारे में तो जरा सा पहले भी चर्चा कर रहे हैं कि हमारी बॉडी जब किसी चीज के प्रति हाइपर सेंसिटिव हो जाए तो हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन यानी अधिक संवेदनशीलता की जो स्थिति होती है उसी को हम लोग एलर्जी कहते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है कि हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ए पर्सन इन रिस्पॉन्स टू सम फॉरेन सब्सटेंसेस, किसी शरीर से बाहरी पदार्थ के प्रति अगर किसी व्यक्ति को अगर ज्यादा संवेदनशीलता है तो उस स्थिति को एलर्जी कहते हैं, ठीक है। अब एलर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, एलर्जी के बहुत सारे फॉर्म हैं। जैसे पहला फॉर्म आ गया यहाँ पर हे फीवर, अस्थमा, और तीसरा हो गया एनाफाइलैक्सिस। ये 3 तरह के आपको एग्जाम्पल्स में समझाए गए हैं एलर्जी से कंसर्निंग। एलर्जी से कंसर्निंग ये सारे एग्जाम्पल्स होंगे, तो आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब चलो यहां पर एक छोटा सा टॉपिक और जोड़ रहा है, ऑटो इम्यूनी। ध्यान देंगे आप, बात करता है कि ऑटो इम्यूनी डिजीज क्या होती है। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग के बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम के गड़बड़ी के वजह से, ध्यान देना, इम्यूनिटी सिस्टम के गड़बड़ी के वजह से कई बार कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और उससे बॉडी के अंदर अपने आप में बहुत सारी डिजीज बनने लगती है। जैसे एडिसन डिजीज, आप याद कर लीजिएगा, एडिसन डिजीज हो गया, है ना, पर्नियोसियस एनीमिया हो गया, है ना, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, रूमेटिक फीवर हो गया, है ना, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 हो गया, है ना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया, यह भी डिजीज का नाम है।
है ना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया और डायबिटीज मेलाइटस, ये सारे चीज हो गए एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो आप इसको याद करो, ये वाला हो गया, ये वाला, ये अर्थराइटिस हो गया, फीवर हो गया, ये डायबिटीज हो गया, स्क्लेरोसिस हो गया और ग्रेविस हो गया। ये 3 और 3 6 7 तरह के ऑटो इम्यूनिटिकल डिजीज हो गए जो ऑटो इम्यूनिटी से होते हैं, यानी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम की गड़बड़ी के वजह से ये बीमारियां अक्सर हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अब तक जो बातें हम लोग देखे हैं, ये बातें जो हैं आपके चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक समझ लो कि माइंड मैप है। मतलब इसको शॉर्ट टाइम में आपको लगभग छोटी मोटी बातों को रिवाइज करने में सपोर्ट मिलता है, तो इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम एक और चैप्टर से थोड़ा बात करना चाहेंगे, एक और चैप्टर से हम थोड़ा बात करना चाहेंगे, इसमें भी थोड़ा बहुत बात करना है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा बहुत बात करना है। सबसे पहले हम आते हैं इसको लेकर, ठीक है, इसको लेकर आते हैं, इसको लेकर आते हैं। ये थोड़ा आप देख लीजिएगा, ये चैप्टर नंबर 10 से हो गया है, चैप्टर नंबर 10 से। चैप्टर नंबर 10 में भी कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं। हमने देखा कि आपको एग्जाम के लिए चैप्टर 10 से भी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाती हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं चैप्टर नंबर 10 से। और चैप्टर नंबर 10 में सूक्ष्म जीव से रिलेटेड है। चैप्टर का नाम है क्या कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना, मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीव का क्या उपयोग है, क्या महत्व है, वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, तो स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव का अध्ययन सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है ना। माइक्रोब्स क्या होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, यानी बहुत सारे छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक जो है माइक्रोब्स हो गया, है ना। अब माइक्रोब्स जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट, यानी घर में उपयोग में आने वाले जो चीजें हैं, फंक्शन के लिए क्या कहते हैं, चीजों को बनाने के लिए जो सूक्ष्म जीव है, हम लोग उसकी बात करने जा रहे हैं। जैसे आप याद कर लो, एक प्रोडक्ट हो गया, है ना, एक तरफ माइक्रोब्स का नियम है, तो पहला प्रोडक्ट हो गया कर्ड, तो कर्ड का सबसे बढ़िया एग्जांपल हो गया लैक्टिक एसिड, है ना। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से दही बनता है। डोसा, इडली, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, जिसको बेकर्स ईस्ट कहते हैं, याद कर लेना, एमसीक्यू में खूब पूछता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया स्विस चीज, तो स्विस चीज किससे बनता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सर्वीमनी। ये 3 तरह के बैक्टीरिया का नाम, आप सूक्ष्म जीव का नाम बैक्टीरिया कह रहे, गलत बोल दिया हम, सूक्ष्म जीव का नाम माइक्रोब्स का नाम याद कर लीजिएगा, जो एक दही के लिए है, डोसा के लिए है, स्विस चीज के लिए। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, ध्यान देंगे आप, एक यहाँ पॉइंट है कि भाई माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, उद्योगों में सूक्ष्म जीव का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बनाने में होता है। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल के साथ आप याद कर सकते हो यहाँ, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आप याद करो, फर्मेंटेड बीवरेजेस, बीवरेजेस का मतलब होता है पेय पदार्थ, है ना। जैसे आप अल्कोहलिक ड्रिंक बनाते हैं, शराब वगैरह बनाने में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, जैसे नाम ही है सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, ये वर्ड याद रख लेना, यहां भी था सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, ये दोनों यहां पर है, इसको बेकर्स ईस्ट कहते हैं, यहाँ अल्कोहलिक ड्रिंक में भी इसको यूज होता है। ठीक है, अगला आप याद कर सकते हो एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक दवाई बनाने में भी काम आता है सूक्ष्म जीव, जैसे कि पहला पेनिसिलिन बनाया गया था, ध्यान से, पेनिसिलिन बनाया गया था स्ट्रेप्टोफाइकोकोकस बैक्टीरिया की मदद से, ये पहला एंटीबायोटिक है, इसका याद रखिएगा नाम। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए तीसरा जो एग्जांपल आ रहा है, ऑर्गेनिक एसिड बनाया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड, एक तरफ ऑर्गेनिक एसिड, दूसरी तरफ माइक्रोब्स की चर्चा है, जैसे सिस्ट्रिक एसिड को बनाने के लिए एस्परजिलस नाइजर, एसिटिक एसिड को बनाने के लिए एसिटोबैक्टर एसिटी, ब्यूटायरिक एसिड को बनाने के लिए क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम, और लैक्टिक एसिड को बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस। तो एक तरफ 4 प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड और एक तरफ सूक्ष्म जीव जो इसके लिए जरूरी है, उसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव जिससे कि अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड बनाए जाते हैं, उद्योगों में काम आता है, दवाई वगैरह बनाने में, फूड
वगैरह बनाने में काम आता है। तो ये चार्ट है, इसको माइंड मैप भी कहते हैं एक तरह से, तो आप इसको याद कर लीजिए, आपके याद करने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए अगले पर आते हैं हम लोग, एक और इसमें आते हैं, ठीक है। क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, समझिएगा तो फायदा करेगा। एक टॉपिक है माइक्रोब्स एज बायोगैस प्रोडक्शन, यानी बायोगैस बनाने के लिए कौन से सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है। तो एक तरफ है मिथेनोजेंस और दूसरी तरफ है मिथेनोबैक्टर। मिथेनोबैक्टर और मिथेनोजेंस का यूज होता है, ठीक है। माइक्रोब्स जो कि बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में काम आते हैं, कौन कौन से हैं तो आप याद कर लो, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, लेडीबर्ड, ड्रैगन फ्लाइज यूज टू गेट राइड ऑफ एफिड्स, है ना, और लास्ट है बैक्यूलोवायरस। ये क्या करता है, इंसेक्ट और आर्थ्रोपोडा को नष्ट कर देता है, खा जाता है। फिर से याद कर लो, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का उपयोग होता है, ठीक है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का, फिर है लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई का जो एफिड को खत्म करता है, और बैक्यूलोवायरस, ठीक है ना, अगेंस्ट इंसेक्ट यानी कीड़ा मकोड़ा आर्थ्रोपोडा वगैरह के अगेंस्ट में काम करता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके ऐसे बायो कंट्रोल एजेंट्स जो सूक्ष्मजीव यानी माइक्रोब्स के रूप में यूज में आते हैं, ठीक है। आप इसको लेकर पढ़ सकते हो। तो चलो फिर से एक यहीं पर पॉइंट मेंशन करेंगे, एक छोटा सा और इसमें पॉइंट दे रखा है, जरा इसको हम थोड़ा बता दें, इसको थोड़ा छोटा कर दें हम, ठीक है, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो इसको यहाँ लाइए और इसको जरा देख लीजिए आप, ये आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह भी एक पॉइंट है, इसको भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए यहां से देख लीजिए, तो एक ऐसे माइक्रोब्स की बात हो रही है जो बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज हो रहा है, यानी माइक्रोब्स जो बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज हो जाता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, यहाँ सेकंड एग्जांपल पढ़ोगे, यहाँ थर्ड एग्जांपल पढ़ोगे, फोर्थ एग्जांपल पढ़ोगे, फिफ्थ एग्जांपल पढ़ोगे, और सारे एग्जांपल्स को लेकर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ध्यान देना है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है यहाँ पर। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बैक्टीरिया कौन सा है, राइजोबियम। तो राइजोबियम याद कर लेना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो आपको बायो फर्टिलाइजर में मदद करता है, ठीक है। अब चलिए अगले पर आते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम। तो याद रखना नाइट्रोजन फिक्सेशन को लेकर एक तो आ जाता है आपको सिम्बायोटिक, है ना, जो राइजोबियम है दलहन पौधों के जड़ के गांठ में मौजूद होता है, और एक फ्री लिविंग के फॉर्म में होता है जेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम, ठीक है। उसके बाद आता है सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आप जानते हो जैसे कि एनाबिना अजोला, एनाबिना अजोला, इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया, देखो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया और फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक और सीटोलेरिया, ठीक है। एग्जाम्पल याद करना बड़ा जरूरी है, आपको एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है, एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, खास करके आप शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में लिखिएगा तो एग्जाम्पल आपको याद नहीं रहता है। तो चार्ट है ये, माइंड मैप इसको एक तरह से कहते हैं, इसको याद कर लेना, आपको एग्जाम में काम आएगा। सिम्बायोटिक माइकोराइजा, ठीक है। ये पांच तरह के एग्जाम्पल्स हो गए जो बायो फर्टिलाइजर में आपको मदद करते हैं। ये सारे ऐसे सूक्ष्मजीव हैं, माइक्रोब्स हैं जो आपको बायो फर्टिलाइजर में आपकी मदद करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से इस पर पढ़ाई करो, ठीक है। अब चलो अगला यहाँ पे छोटा सा पॉइंट आ रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, तो कहता है ए फार्मिंग मेथड दैट इन्वॉल्व ग्रोइंग एंड मैच्योरिंग क्रॉप्स विदाउट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी खेती करने की एक ऐसी विधि जिसमें बिना किसी खाद उर्वरक के, बिना किसी पेस्टिसाइड्स के हम खेती करते हैं, है ना, इसको हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। अगला एक छोटा सा पॉइंट है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एमसीक्यू में पूछता है बाबू, याद कर लीजिएगा। एंटीबायोटिक पे चर्चा बहुतों बार हो रखी है, एंटीबायोटिक क्या है, तो कहते हैं कि केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स, सूक्ष्मजीव के द्वारा उत्पन्न किया गया ऐसा रसायन
which can inhibit the growth of other types of microbes, जो किसी दूसरे प्रकार के कुछ सूक्ष्म जीव के वृद्धि को रोकते हैं। फिर से, किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा उत्पन्न किया गया ऐसा रसायन, फिर से, जो किसी एक सूक्ष्म जीव के द्वारा उत्पन्न किया गया ऐसा रसायन जो दूसरे सूक्ष्म जीव के वृद्धि को रोक देते हैं, ऐसे रसायन को हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। तो ये आपका टॉपिक यहां पर हो गया, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान देना है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम्स के लिए, देखो हमने एक माइंड मैप चार्ट बनाया है जो आपके चैप्टर नंबर 8 से हमने बता दिया है ना। आपके चैप्टर नंबर किससे बताया हमने? 8 से बताया है, 8 नंबर चैप्टर से और 10 नंबर चैप्टर से। ये 2 चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था, हमारे को लगा कि एक अच्छा चीज है, बताने लायक है, तो आप एग्जाम के लिए इसको अच्छे से आप जरूर देखो, अच्छे से जरूर करो। और आपको अगर किसी तरह का कोई और जरूरत है तो आप मेरे को सपोर्ट करो, आप मेरे को बताओ, आप मुझे बताओ कि भाई आपको और क्या चाहिए, ठीक है ना, क्या क्या जरूरत है, फिर हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है ना। तो चलो एक बार फिर से मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।